हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का आता है, तो प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराई हैं, तो आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना जाके। एंड बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत इजी सा है। एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है कि एक गिवन सर्किट में जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी हमारा इंक्रीज होता है ना। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है विच इज IR। तो R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। बहुत इजी है एंड आप काफी बार पढ़ चुके हो। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है ना। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा उस सर्किट के अंदर। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर एज्यूम करते हैं। एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है हमारी L एंड यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। डन। एंड इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फर्स्ट, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L। मतलब जितनी अगर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड क्या है, ये इसलिए मैं इतनी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि क्लास 10th के टॉपिक्स हैं, आपने पढ़ लिया है, बस कोई रिवीजन है। आगे जो मेन टॉपिक्स आएंगे उस पर फोकस करेंगे अच्छे से। आर इज, ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इज इक्वल टू आता है, तो क्या हो जाता है रो L अपॉन A। यहाँ पे रो जो होती है वो होती है हमारी रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जिससे ये वायर बना है, ठीक है। एंड इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की कितनी, ओम मीटर, ऐसा यूनिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो रेजिस्टिविटी अभी हमने देख लिया। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट लिखी हुई है, इसको भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे। देखो ये क्या होती है, सो करंट डेंसिटी ना एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि ये बताती है कि एक पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी या द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताएगा अपना करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन A। ये होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी I मतलब एम्पियर एंड A मतलब एरिया, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डन। अब यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं आपको। ओम्स लॉ तो आपको पता ही है, V इज इक्वल टू IR होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है ओम्स लॉ की, देखो J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसकी डेरिवेशन अब नहीं पूछ रहे हैं पेपर में, इसलिए नहीं कराऊंगी मैं। J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पे ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, J करंट डेंसिटी है एंड सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं, वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है, रिलेशन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, तो कल मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इज इक्वल टू NEAVD, है ना। कल वाली क्लास में आपको डिराइव कराया था एक फॉर्मूला। अब
जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए लिखा हुआ है, सो आई की वैल्यू पुट कर देते हैं NeAVD अपॉन ए, कैंसिल आउट करते हैं तो जे किसके इक्वल आता है NeVD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है। तो मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब हम एक कंडक्टर को हीट करते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कोलिजन्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे आपने उबलते हुए पानी को देखा है कि बहुत ज्यादा रैंडम मोशन हो जाता है पार्टिकल्स का। अब आप बोलोगे कि मैम अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो मतलब पार्टिकल्स और तेज भाग रहे हैं, है ना, तो मतलब करंट तो इंक्रीज होना चाहिए। तो करंट डिक्रीज क्यों होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि क्या होगा कि जब पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे तो कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, है ना। अब कोलिजन ज्यादा होंगे तो इजी लैंग्वेज में समझो कि ट्रैफिक जैम लग जाएगा, है ना। अब जब जाम लग जाता है तो जो दूर का पार्टिकल होता है वो तो मूव कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें से क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम ड्यूरिंग या बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब कोलिजन बढ़ते जाएंगे तो टाइम तो कम होता जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होते ही पार्टिकल ही धीरे मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। बस यही लॉजिक है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर मोस्ट मेटल्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, समझ आ गई बात। हाइयर द टेम्परेचर एटम्स वाइब्रेट मोर विगरसली। जो मैंने आपको समझाया बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स और तेजी से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, और ज्यादा कोलिजन्स होते हैं जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करती है? मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, -E m बाई टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो गई, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कम होते ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है मेटल्स में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्या होता है? देखो, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे किसी भी कंडक्टर का या मेटल का तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है, यही होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, दोबारा से देखो, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, उसी को ही हम ये कहते हैं, अल्फा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1। ये तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया, है ना। पर डिग्री तो मतलब T2 माइनस T1, ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस होगा एंड T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस होगा। तो आपसे फॉर्मूला में कुछ भी पूछ सकता है। देखो, 3-4 चीजें हैं, आपको अल्फा दे देगा, आपको T1 दे देगा, T2 दे देगा, R1 दे देगा, R2 पूछ लेगा, या फिर T1 कैलकुलेट करने को बोलेगा या अल्फा कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो प्लीज अच्छे से कि कुछ भी पूछ सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन ये क्या होता है? यही होता है कि आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। इसका मतलब है कि T0 उसी को ही बस कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एंड सॉल्व करके हमने बस R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, R0 टेम्परेचर पे T0 टेम्परेचर पे R0 रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर पे RT रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड अल्फा तो आपको पता ही है कोफिशिएंट है। तो इस फॉर्मूला में आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 4 हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करनी है।
आर टी यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, वो कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100, कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। टी नॉट यूजुअली 0 और 20 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 भी हो सकता है, 20 या कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो डिपेंड करता है। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड टी माइनस टी नॉट क्या है, टेम्परेचर चेंज है। तो ये फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, या ये वाला या पिछले वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। उसके बाद रेजिस्टिविटी का भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर रेजिस्टेंस का सेम है, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे टी नॉट टेम्परेचर पे रो नॉट रेजिस्टिविटी एंड टी टेम्परेचर पे रो टी रेजिस्टिविटी, या अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है। डन। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स रखे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब आर नॉट दे रखा है 50 ओम्स, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमको रेजिस्टेंस मतलब जो हमारा टी है वो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और उस पे आर टी कैलकुलेट करना है। तो आर टी निकालना है किस पे, एट टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, सबसे पहले फॉर्मूला यूज लिख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यही पढ़ा था अभी हमने, उसको यूज करेंगे। सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस आर टी कैलकुलेट करना है। सो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट कितना है 50, 1 प्लस अल्फा इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3, टी इज 100 और ये कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, सो आर टी इज इक्वल टू 50, 1 प्लस ये कितना होगा 320, 4 इंटू 80 320, एंड 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 0.32। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आर टी इज इक्वल टू 50 इंटू 1.32। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर टी आपका आएगा 66 ओम्स। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। एक और प्रॉब्लम है, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। देखो, अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज रेजिस्टेंस 3 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने को 3 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है, एंड 6.8 ओम एट सर्टेन टेम्परेचर, और किसी एक टेम्परेचर पे 6.8 दे रखी है। फाइंड द टेम्परेचर इफ अल्फा इज दिस। सो अल्फा दिया है आपको, फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं गिवन लिख रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। सो आर नॉट कितना दिया है अपने को 3 ओम्स, राइट, एंड टी नॉट कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। देन आर टी गिवन इज 6.8 ओम्स। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू पता नहीं, ये अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसको टी का टी रख लेना। अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको 3 रख के, टी को टी रख के, एंड टी नॉट को 0 रख के, आर टी को 6.8 रख के टी की वैल्यू बतानी है आपको, बता सकते हो। ठीक है, बस न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं। सो अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये वाला टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, है ना, जब हम रेजिस्टर्स को क्या कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। देखो, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो एक अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, अगर पैरेलल में लगाते हैं तो एक अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। कैसे, देखो, सबसे पहले अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो ये लेट्स से 3 रेजिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3। ठीक है, और पैरेलल में लगाते हैं 3 रेजिस्टेंसेस को,
R1, R2 एंड R3। सबसे पहले इसमें दो तीन बातें पूछी जाती है क्या। फर्स्ट, R इक्विवेलेंट, मतलब सीरीज में R इक्विवेलेंट, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एंड पैरेलल में कितना होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। ये होता है सीरीज का एंड ये होता है पैरेलल का। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हो रेसिप्रोकल लेके, तो वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आता है, ना कि R इक्विवेलेंट, तो उसका रेसिप्रोकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सेकंड चीज पूछता है करंट। क्या करंट सेम होता है? देखो, जब सीरीज में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है I1, अगर हमने इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में सारे में रेजिस्टेंसेस में जो भी करंट होगा वो I1 ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट तो है नहीं जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए, है ना। यहाँ से मानो लाइन में चलता हुआ आ रहा है तो R1 में भी I1, R2 भी I1, R3 में भी I1, यही होगा। तो करंट जो होता है सीरीज में वो सेम होता है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। समझ आई बात। पैरेलल में देखो, यहाँ पे I अगर है तो अब इस पॉइंट पे वो डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट्स में, यहां से वो जाएगा I1, यहां से I2 एंड यहां से I3। सो यहाँ पे करंट क्या होता है, नॉट सेम, है ना। मतलब ये वैरी करता है, किस पे वैरी करता है, किस वैल्यू पे, ये जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू होती है इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड पूछते हैं अपने से यहाँ पे वोल्टेज। तो थर्ड इज वोल्टेज। अगर इस पूरे सर्किट को हम किसी वोल्टेज V से कनेक्ट कर दे तो ये नॉट सेम होती है यहाँ पे, मतलब वैरी करती है। बट अगर पैरेलल सर्किट को किसी एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दे तो फिर यहाँ R1 में भी उतनी वोल्ट होगी, R2 में भी, R3 में भी उतनी ही वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहती है, सेम। इन दो तीन बातों से ही हमारे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो आपसे सबसे पहले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब आप क्लास 12th में है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस का सर्किट दे देंगे और बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। या फिर अभी हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बेसिक इसका यही रहता है कि करंट सीरीज में सेम होता है एंड पैरेलल में अलग होता है एंड वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये फॉर्मूला को, चाहे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगा दो, आप रेजिस्टर्स लगा दो हैविंग रेजिस्टेंसेस, तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, या फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ मैं। देखो, ईएमएफ जो होती है ना, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका मतलब ये होता है कि एक सेल है हमारे पास, ठीक है, सेल है, उस सेल से 1 कूलम चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट में सर्कुलेट करना है। एक सेल है, उसमें से 1 कूलम चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट में घुमाना है, तो कितनी एनर्जी लग रही है उस सेल को, वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोबारा से सुनो, एक सेल है हमारे पास, उसमें 1 कूलम चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट में सर्कुलेट करना है, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाना है। तो कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्लीज अब कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेपर्स में पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आपको याद रखना है कि देखो, सबसे पहले तो द टर्म ईएमएफ इज मिसलीडिंग, इट्स नॉट अ फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके नाम में आ रहा है, जरूर आ रहा है, बट वो फोर्स नहीं है, वो एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, एक टाइप का पोटेंशियल है। इसकी डेफिनेशन क्या है, EMF of a cell is the maximum potential difference between its terminal when no current is drawn from it। इस डेफिनेशन को छोड़ के जो अभी मैंने आपको समझाया, इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन पे ध्यान दो। देखो, EMF is the work done by the cell। सेल के द्वारा क्या काम किया गया है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट।
उस सेल ने क्या काम किया है एक यूनिट चार्ज, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने में या फिर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचाने में, इसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप दैट्स क्लियर, है ना। अच्छे से डेफिनेशन को लर्न करना, इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखोगे वो सही होगी। आगे चलें। ईएमएफ इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट ही होती है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू W बाय Q। W का मतलब है वर्क डन एंड Q का मतलब है चार्ज। ओके, W इज वर्क डन, उसकी यूनिट जूल होती है, Q इज चार्ज यूनिट कूलम, एंड EMF की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। डन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बस ये मान लो कि एक सेल है, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास एक सेल है ऐसे करके, है ना। हम बस सेल में कितना पोटेंशियल है ये लिखते हैं V। बट अब हम क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि एक सेल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, मतलब ये इस सेल के साथ में ही होता है एंड इस सेल के साथ सीरीज में होता है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस हम बाहर से प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है। अब तक हम इसको इग्नोर करते थे, बट अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी स्टडी करेंगे कि उससे करंट कैसे चेंज होता है एक पूरे के पूरे सर्किट में, उससे ईएमएफ कैसे चेंज होती है पूरे सर्किट में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब यही है कि पूरा का पूरा जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर ये कैसे अफेक्ट कर रहा है करंट में, इस रेजिस्टेंस को ही कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंबल इसका स्मॉल r होता है हमेशा, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है एंड स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। डन। इसकी यूनिट ओम ही होती है जो हमारी कैपिटल R की होती है। अब है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज होती है V। ये बस क्या होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज होती है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, एक सेल है हमारे पास तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वही होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। जब एक करंट फ्लो कर रहा होता है ना सर्किट में, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेल्स के अक्रॉस, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो अब हमारा कुछ रिलेशन है, इसको V से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन R, ये स्मॉल r लिखा है ना, तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये क्या है EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। इसके बीच में रिलेशनशिप डिराइव कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में ना ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे सैम्पल पेपर में। देखो ये सर्किट है, इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, यहाँ पे एक सेल है जिसकी EMF है E एंड एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका स्मॉल r, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या चीजें हो रही है बताओ। सबसे पहले तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, जो कि पूरे सर्कल इसमें सर्कुलेट करेगा सर्किट में, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब सीरीज में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन पढ़ाते हुए कि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सेम रहा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बट इसमें पोटेंशियल चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस है V डैश एंड इसके अक्रॉस है V, है ना। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, तो सबसे पहले V क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, करंट I है, रेजिस्टेंस R है। V डैश क्या होगा, V डैश इज इक्वल टू I, करंट तो I है बट रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया, इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया। अब क्या लगा दिया यहाँ पे कि जो ये V और V डैश, V प्लस V डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी टोटल EMF है। सो जो ये EMF है ना E, वो किसके इक्वल होगी, V प्लस V डैश। पुट करो इसमें, E इज इक्वल टू आई आर प्लस I और स्मॉल r, ठीक है। यहां से I को कॉमन ले लो, सो E विल बी आई आर प्लस स्मॉल r। यहां से I कितना हो गया, E अपॉन R प्लस R। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, करंट का, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे V निकालना है तो आप V भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, अभी मैंने V इज इक्वल टू आई आर लिखवाया आपको, तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट करो, E R प्लस R, ठीक है, और ये R, तो ये अपना V बन गया। अगर आपको V डैश निकालना है तो यहाँ पे इस स्मॉल r के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, E अपॉन
आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा इस प्रॉब्लम पे बेस्ड, अ सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ मतलब E इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर होता है, वो कितना है 0.5 ओम। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन। अच्छा, अब आपसे इसमें कुछ भी नहीं बोला है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं करी है, और क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट। जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है तो करंट क्या होता है, आर प्लस स्मॉल आर। अभी मैंने आपको यही पढ़ाया पीछे। अब देखो, करंट को मैक्सिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तभी तो इनवर्स रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इसको मिनिमम, या फिर इसको मिनिमम होना है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि करंट शुड बी मैक्सिमम, सो द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। अब डिनोमिनेटर को सबसे कम होना है, सबसे कम ये कब होगा, ये आर तो है ही है, ये तो सर्किट में अपने को दिया ही है कि 0.5 ओम है। अगर ये आर ना हो, ये 0 हो जाए तो मतलब ये मिनिमम हो गया, है ना। अगर जैसे आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना होगा, जिसके लिए हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी 0। सो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू E बाय स्मॉल आर, तो 12 अपॉन 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 एम्पियर्स। डन है। ये बस एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए सर्किट में तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट्स, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ मतलब ईएमएफ ई दे रखा है 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। आर स्मॉल आर है ना 1 ओम, प्लीज इसको कैपिटल आर मत लिख देना, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए होता है। इज कनेक्टेड टू 4 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर 4 ओम। अगर आपको मेंशन ना भी हो तो आप देख के समझ जाओ कि स्मॉल आर है और कैपिटल आर है। फाइंड ए पार्ट करंट, तो करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना इसको। सो 10 अपॉन 4 प्लस 1, सो 10 अपॉन 5 विच इज 2 एम्पियर। ये हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है अपने से, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। तो अभी सबसे पहले E का फॉर्मूला क्या था, V प्लस वी डैश। E देखो, E यही था ना, यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू V प्लस वी डैश, तो वही यूज करेंगे इसमें। अपने को टर्मिनल वोल्टेज बोला है तो V फाइंड करना है, सो V विल बी E माइनस वी डैश। E कितना है अपना 10, और V डैश, V डैश क्या होगा बेटा I, V डैश होता है जो स्मॉल, जो इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा वोल्टेज होता है। सो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस आई आर, तो इसको पुट कर दो, V विल बी 10 माइनस I कितना है करंट 2 एंड स्मॉल r इज 1, तो 2 हो गया ये, तो आ गया ये 8 वोल्ट्स। ठीक है, सी पार्ट में पूछा है पावर, तो पावर के लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई स्क्वायर मतलब 4 एंड आर 4 दिया है, तो ये कितना हो गया 16 वॉट, पावर की यूनिट वॉट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल इस पे बेस। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये आपको आने चाहिए। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पूछता है पेपर में, है ना। सो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। प्लीज लेक्चर को रिवाइज करते रहो एंड अपने नोट्स एंड अपने फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें किरचॉफ्स लॉ से स्टार्ट करेंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।